अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सब से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। तो मजीद खौफनाक स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। मेरा नाम फराज है और मैं आज भी यह वाकया सुनाते हुए कांप जाता हूं। ये 2018 की बात है। मैं अपनी बीवी सबा, 5 साल के बेटे हसन और 2.5 साल की बेटी मरियम के साथ गुलशन इकबाल, ब्लॉक 13, कराची के एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ। ये अपार्टमेंट हमें किसी मुजज़े की तरह कम किराए में मिल गया था। 2 बेडरूम, एक कुशादा लाउंज, किचन और एक छोटी सी बालकोनी। इमारत 20 साल पुरानी थी, रंग व रोगन मांदा, सीढ़ियों में हल्की सी बासी बो, मगर मेरे लिए ये सब काबिले बर्दाश्त था। जैसे ही हम सामान उतार रहे थे, मुझे पहली बार एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये अपार्टमेंट बहुत दिनों से खाली हो और दीवारें हमारी मौजूदगी से खुश न हो। सबा ने भी पहली शाम कहा, यहां अजीब सी खामोशी है। बाहर गली में शोर है लेकिन अंदर आते ही जैसे सब रुक जाता है। मैंने हंस कर कहा, यह बस नया घर है, आदत हो जाएगी। लेकिन दिल में एक हल्का सा इस्तिराब जरूर था। रात को हमने जल्दी खाना खाकर सोने का फैसला किया। हसन अपने कमरे में, मरियम हमारे साथ। 12 बजे के करीब अचानक किचन से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। मैं चौंक कर उठा, समझा शायद बली घुस आई हो। किचन में गया, लाइट ऑन की। सब कुछ अपनी जगह था, कोई बर्तन गिरा हुआ नहीं था। कमरे में वापस आया तो सबा जाग चुकी थी। मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद वहम था। लेकिन अंदर से मैं बेचैन था क्योंकि आवाज बिल्कुल हकीकी थी। दूसरी रात हसन रोते हुए हमारे कमरे में आए। बाबा, वो अंकल फिर आ गए हैं। मैंने हैरत से पूछा, कौन अंकल? वो जो मेरे कमरे में बैठकर मुझे देखते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ये सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। मैं फौरन उसके कमरे में गया। कमरे का दर्जा हरारत बाकी फ्लैट से ठंडा था। कुर्सी के नीचे पानी के कतरे गिरे थे, जैसे कोई अभी उठा हो। मैंने सबा को बताया। उसने कहा, शायद ख्वाब देखा होगा। लेकिन मैं जानता था यह ख्वाब नहीं था। अगले चंद दिनों में ये अजीब वाकयात बढ़ने लगे। रात के वक्त बेड के नीचे से भारी कदमों की आहट, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक और खोलने पर कोई ना होना, लाइट्स का खुद ब खुद ऑन और ऑफ होना। एक दिन सबा कपड़े लटका रही थी तो नीचे गली में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा धुंध में छुपा हुआ, मुसलसल ऊपर देख रही थी। सबा ने पलक झपकी और वो औरत गायब हो गई। हसन खामोश और खौफजदा रहने लगा। वो अकेला कमरे में नहीं सोता था। एक दिन इसने कहा, बाबा, वो अंकल कहते हैं ये उनका घर है, हम यहां से चले जाएं वरना वो नाराज हो जाएंगे। मैं कांप गया। अगले दिन मालिक मकान से बात की। उसने कहकहा लगाया, ये सब वहम है, यहां पहले वाले लोग खुश थे। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कुछ गड़बड़ है। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली गई हुई थी। हम सब लाउंज में बैठे थे। अचानक बेडरूम का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद खुला। वही कुर्सी जो हसन के कमरे में थी, फर्श पर खसकुत्ती हुई अंदर आई और बीच में रुक गई। सबा की चीख निकल गई। हसन मेरे बाजू से लिपट गया। फिर हमारे पीछे भारी सांस लेने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। अंधेरे में एक धुंधला सा साया खड़ा था, सुर्ख जलती आंखों के साथ, बिल्कुल खामोश। ना कोई हरकत, ना कोई आवाज, बस उसकी सुर्ख आंखें अंधेरे में ऐसे जल रही थीं जैसे किसी अंधेरी गार में कोयले दहक रहे हों। मेरे हाथ पसीने से तर हो गए।
दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लग रहा था वो मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने सबा को पीछे किया और थोड़ी हिम्मत जमा करके कहा, तुम कौन हो? यहां क्यों हो? आगे से कोई जवाब नहीं आया। फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कमरे का दर्जा हरारत और गिरने लगा। मरियम ने कंबल में छुपने की कोशिश की और हसन की सांसें तेज हो गईं। मैंने जुर्रत करके एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इसी लम्हे एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने मेरे कंधे को पूरी ताकत से धक्का दिया हो। मैं सीधा पीछे दीवार से जा टकराया। सबा चीख उठी। इस लम्हे वो साया अचानक धुंध में बदलकर गायब हो गया, लेकिन कमरे में वही सांसें बदस्तूर सुनाई दे रही थीं। इस रात के बाद हम में से कोई भी पुरसुकून नींद नहीं सो पाया। हसन रात को हज़ियानी कैफियत में जाग जाता और चीखता कि वो आ गए, वो आ गए। सबा की आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ गए थे। मरियम भी अक्सर बिला वजह रोने लगती। मैंने तहकीक करने का फैसला किया। अगले दिन नीचे वाली मंजिल में रहने वाले एक बुजुर्ग से बात की। पहले तो वो टाल मटोल करते रहे, लेकिन फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, ये फ्लैट पिछले 10 साल से बार बार खाली होता है। यहां जो भी आता है ज्यादा दिन नहीं रह पाता। मैंने पूछा, क्यों? वो बोले, पहले यहां एक फैमिली रहती थी। बीवी और बच्चा एक दिन किचन में गैस लीक होने से मर गए। शौहर ने इसी कमरे में खुदकुशी कर ली। इसके बाद से लोग कहते हैं वो अभी तक यही है। मेरी टांगों में लर्जिश शुरू हो गई। इसी रात हमने कमरे की तमाम लाइट्स जलाए रखी, लेकिन जैसे ही 2 बजे तमाम बल्ब एक साथ मद्धम हो गए और फिर टिमटिमाने लगे। दीवारों पर अजीब अजीब साए बनने लगे, जैसे कोई कोने में खड़ा हल रहा हो। सबा ने कहा, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम यहां से चली। मैंने कहा, सुबह होते ही फैसला करेंगे। लेकिन शायद सुबह होने से पहले ही वो फैसला हम पर मुसल्लत होने वाला था। रात के तकरीबन 3 बजे हसन ने चीख मारकर हमें जगा दिया। बाबा, वो अंकल मेरे बिस्तर पर बैठे हैं। मैं भागकर उसके कमरे में गया और मैंने जो देखा वही धुंधला साया इसके बिस्तर के किनारे बैठा था, झुककर हसन के चेहरे को घोर रहा था। इसकी सुर्ख आंखें सिर्फ 2 फुट के फासले पर थीं। मैंने आगे बढ़कर हसन को पकड़ा और इसे खींचकर अपने साथ लाउंज में ले आया। लेकिन इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर से भारी सांसों की आवाज आने लगी। सुबह होते ही हमने मालिक मकान को कॉल की और कहा हम घर छोड़ रहे हैं। उसने पहले बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने सारी बात साफ साफ कह दी। पैकिंग शुरू की, लेकिन इस दौरान भी हमें चैन नहीं मिला। कभी किचन में पानी के नल खुद खुल जाते, कभी बालकोनी में वही औरत का धुंधला साया दिखाई देता। हमने सोचा सुबह निकल जाएंगे, लेकिन वो आखिरी रात सबसे ज्यादा खौफनाक थी। हम सब एक कमरे में फर्श पर बिस्तर डाल कर लेटे थे। अचानक कमरे का दर्जा हरारत बर्फ जैसा हो गया। सबा ने कहा, फराज, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। फिर एक मध्यम सरगोशी सुनाई दी, ये मेरा घर है। वो आवाज एक ही वक्त में हर तरफ से आ रही थी। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, लाइट्स बुझ गईं और अंधेरे में हमें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने बच्चों को अपनी बाहों में लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद हर तरफ खामोशी छा गई, लेकिन हम जानते थे वो हमें देख रहा है। सुबह का वक्त था, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर फिर भी अंधेरा सा महसूस हो रहा था। हम सब थकन और खौफ से निढाल थे। पिछली रात जो कुछ हुआ था, इसके बाद एक लम्हे के लिए भी यहां रहना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। मैंने सबा को कहा, हम अभी निकलते हैं, चाहे सामान का आधा भी साथ न ले जा सके। हसन और मरियम चुपचाप एक कोने में बैठे थे। इनकी आंखों में वो डर था जो शायद किसी बच्चे को उम्र भर नहीं भूलता। हमने जल्दी जल्दी कपड़ों और जरूरी सामान के बैग तैयार किए। बाकी चीजें बाद में लाने का सोचा। जैसे ही बैग उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़े,
अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वो जैसे किसी ने बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पकड़ रखा हो। सबा रोने लगी। फराज, वो हमें जाने नहीं दे रहे। इसी लम्हे दीवार पर लटकी एक पुरानी कैलेंडर की तस्वीर नीचे गिरी। तस्वीर के पीछे किसी ने खून जैसे सुर्ख रंग से लिखा हुआ था, ये मेरा घर है। मैंने हिम्मत करके फिर दरवाजा खींचा और जैसे ही दरवाजा खुला, हमें किचन से चीजें गिरने की आवाज आई। हम भागकर बाहर निकले, लेकिन हसन ने पीछे मुड़कर देखा और अचानक कांप कर चीख पड़ा, बाबा, वो हमें देख रहा है। मैंने पलटकर देखा, लाउंज के बीचों बीच वही धुंधला साया खड़ा था। इस बार उसके चेहरे के खदोखाल कुछ वाजे थे, आंखों के गड़े, सड़ती हुई जल्द और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। हमने भागकर सीढ़ियां उतरना शुरू की, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचे, इमारत के बाहर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, बिल्कुल साकित, बस हमें घोर रही थी। सबा ने मेरा हाथ दबाया और हमने बच्चों को दरमियान में लेकर भागते हुए गिली के कोने तक का फासला तय किया। सांसें फूल रही थीं, लेकिन हमें लगा कि अब शायद हम महफूज हैं। हम फौरी तौर पर एक दोस्त के घर चले गए। उसने हमें एक हफ्ते के लिए जगह दे दी। पहले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन तीसरी रात मैं नींद में था कि अचानक कान में वही सरगोशी सुनाई दी, ये मेरा घर है। मैं पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बिल्कुल वही सर्द हुआ महसूस हुई जो इस अपार्टमेंट में होती थी। अगले दिन हसन ने कहा कि रात को उसने ख्वाब में देखा, वही अंकल उसके कमरे में थे और कह रहे थे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैंने ये बात सबा से छपाई ताकि वो मजीद ना डरे, लेकिन अंदर से मेरा दिमाग सुन हो गया था। चंद दिन बाद मालिक मकान ने मुझे कॉल की, फराज भाई, आपका कुछ सामान अभी भी यहां है, आकर ले जाएं। मैंने टाल मटोल किया, लेकिन इसने कहा कि तो आकर ले जाओ, मैं बाहर रख दूंगा। मजबूरना अगले दिन के वक्त वहां गया। दरवाजा खोला तो अपार्टमेंट में एक बासी सवानट भरी हुआ थी। मैंने जल्दी जल्दी कुछ बैग्स उठाए और जाने लगा, लेकिन जाते जाते अचानक लाउंज में किसी ने मेरा नाम पुकारा, फराज। मेरा खून जिम गया। पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, बस फर्श पर पानी के कतरे जो आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी तक जा रहे थे। इस रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं फिर इसी अपार्टमेंट में हूं। खिड़कियां बंद, लाइट्स मध्यम, और वो साया मेरे बेड के पास खड़ा है। उसने झक कर मेरे कान में कहा, मैंने कहा था ना, ये मेरा घर है। मैं जल्दी से जागा। सांसें तेज, माथा पसीने से भीगा हुआ और कमरे में वही बर्फ जैसी ठंडक। हमने इसके बाद कई बार घर बदले, लेकिन कभी कभी रात को या किसी सन्नाटे वाले लम्हे में वो आवाज अब भी सुनाई देती है। हसन अब 10 साल का हो गया है, लेकिन आज भी वो अकेला सोने से डरता है। सबा कभी कभी रात को चौंक कर उठ बैठती है और कहती है कि कोई बालकोनी से अंदर देख रहा है। मैं जानता हूं, वो अब भी हमारे करीब है। हम शायद वो अपार्टमेंट छोड़ आए हैं, लेकिन इसने हमें कभी नहीं छोड़ा। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।